रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे जीडीपी के बारे में, जीडीपी के प्रकार के बारे में, वास्तविक जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी, इन सब के बारे में। वहां तक अपना अध्ययन हो गया था। ये भी अपने देख लिया था कि जीडीपी होती क्या है। अब अपने को देखना है कि जीडीपी जो है उसको बढ़ाया कैसे जाए। आपने ये तो देख लिया कि जीडीपी के स्तर को बताती है। अगर आपकी जीडीपी बड़ी है तो मतलब कि उसके देश में उत्पादन ज्यादा है। दूसरा चीज आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि उत्पादन तभी किया जाता है जब मांग होती है। उसका मतलब है कि मांग भी ज्यादा है ना। तो जो जीडीपी बढ़ती है वो दो प्रकार से बढ़ती है। एक तो इसके प्राकृतिक कारण होते हैं कि बढ़नी है। क्यों? क्योंकि हर साल देखो जनसंख्या बढ़ती है ना, लगातार जनसंख्या बढ़ती है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उपभोग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं ये जो ऊपर की तरफ एरो करके साइन लगाता हूं, इसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। उपभोग बढ़ेगा तो आपकी जीडीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो यार, पहले 100 लोग थे, अगर एक आधे 5 क्विंटल गेहूं खा रहा है ना, तो 500 क्विंटल गेहूं लग रही थी। अब लोग ही 200 हो गए हैं, एक आधे 5 क्विंटल गेहूं खा रहा है, पर 1000 क्विंटल गेहूं की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगर पहले आदमी 100 थे और हर 100 में से 5 आदमी कार खरीदते हैं तो 5 कारें बिक रही थी। अब आदमी 200 हो गए हैं, हर 100 में से 5% लोग कार खरीदते हैं तो 10 कारें बिक जाएगी। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे जीडीपी अपने आप बढ़ती रहती है। दूसरा, जीडीपी बढ़ती जो है वो अपने उसको प्राकृतिक कारण नहीं कहकर एक प्रकार से सरकार द्वारा नियोजित या अर्थव्यवस्था द्वारा नियोजित कारण कह सकते हैं। इसके अंदर होता है आपके यहाँ पर मांग बढ़ना, कि जब आपके देश में किस चीज की मांग बढ़ जाती है आपका उत्पादन बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर देश में आईफोन बिकने लग गए हैं तो धीरे धीरे आईफोन को भी अपनी फैक्ट्री यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अभी टेस्ला कार का प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरे दुनिया में टेस्ला कार बिक रही है, तो अभी तक भारत में इतनी फेमस नहीं हुई है। जिस दिन भारत में फेमस हो जाएगी टेस्ला यहाँ भी डलेगी। तो मांग कब बढ़ती है? मांग बढ़ती है जब आपकी आय बढ़ती है लोगों की। ठीक है। आय कब बढ़ती है? आय बढ़ता है जब आपको रोजगार मिलता है, तभी आपकी आय बढ़ेगी। रोजगार कब मिलेगा? जब आपके यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी या उत्पादन होगा किसी न किसी चीज का, तभी रोजगार मिलेगा। नहीं तो कौन रोजगार देगा आपको? सरकार एक सीमित संख्या के अंदर देश को संचालन करने के लिए आपको रोजगार देती है, उसके अलावा सारा रोजगार निजी क्षेत्र का होता है। अब फैक्ट्री लगेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन बढ़ने से आपकी क्या बढ़ेगी? आय बढ़ेगी, क्योंकि आपको रोजगार मिल रहा है। और फैक्ट्री लगेगी तो आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी, कोई भी यहां पर नया उद्योग लगेगा। ठीक है। तो आपको करना क्या होता है? आपको कुल मिलाकर फैक्ट्री लगानी होती है देश में, परंतु आपको यह तय करना होता है कि फैक्ट्रियां भी पहले धीरे धीरे फैक्ट्रियां लगाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे फैक्ट्री लगती है आपके यहाँ पर रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ने के साथ आपकी आय बढ़ती है, आय बढ़ने के साथ आपकी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है, आपको और भी बढ़ाना पड़ता है और आपको और फैक्ट्रियां लगानी पड़ती है। परंतु ये जो फैक्ट्री आप स्टार्ट में लगा रहे हो उसको अपने कहते हैं निवेश करना पड़ता है। ये निवेश या तो सरकार कर सकती है, सरकार फैक्ट्री लगा सकती है, या फिर जो निजी उद्योग होता है, निजी क्षेत्र होता है, वह फैक्ट्रियां लगा सकता है, वह व्यवसाय कर सकता है। ठीक है। इस प्रकार से आपकी जीडीपी बढ़ाई जाती है। तो ये जीडीपी का साइकिल होता है। कुल मिलाकर जब आप निवेश करते हो, निवेश करने से फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगने से रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ने से और भी उत्पादन बढ़ेगा। ये पूरा साइकिल चलता है। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर क्या है कि आपके देश के अंदर क्या होता रहना चाहिए? निवेश होता रहना चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। इस तरीके से आपकी जीडीपी चलाई जाती है। अब पिछले साल जीडीपी जो है वो गिर गई। क्यों गिर गई? कारण हो सकते हैं साहब। एक तो क्योंकि लॉकडाउन था, तो पिछले पूरे साल 2020-21 के अंदर लॉकडाउन ही चल रहा है। तो लॉकडाउन था तो स्वाभाविक सी बात है मांग कम होगी, या ऐसा कहा जाए कि लॉकडाउन के अंदर लोगों की आय क्या हो गई? कम होगी। आय कम होगी तो वस्तु का समान क्या हो गया? मांग कम होगी। मांग कम हो गया तो धीरे धीरे उत्पादन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जीडीपी गिर जाएगी। दूसरी चीज, आय कम होने के साथ साथ आपके यहाँ पर उत्पादन भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री सरकार ने बंद करवा दी थी, उद्योग तो बंद हो गए थे, कच्चा माल नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, उत्पादन कम हो गया तो आपकी जीडीपी वैसे ही कम होगी।
तो दोनों ही तरीकों से आपका उत्पादन कम हो रहा है और आपकी जीडीपी गिर रही है। ये लॉकडाउन का या कोविड का असर रहता है। आय भी कम हो जाती है किन्हीं कारणों से, ठीक है। अब ऐसे मामले के अंदर सरकार क्या करेगी? जब ऐसा हो चुका है, सरकार दो प्रकार के कदम उठाएगी जीडीपी को उठाने के लिए। एक, पहला तो आय में सहयोग दिया जाएगा। कैसे? आपको पता हो तो सरकार ने विधवा या दिव्यांग या कुछ जो महिलाएं उनको 500,000 रुपए दिया, किसानों को 2,000 रुपए के रूप में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के मिलते हैं। तो आपको आय में सहयोग दिया। जब आमजन की आय बढ़ती है तो उससे क्या बढ़ेगा? मांग बढ़ेगी। आय बढ़ने से बिना आय के क्या मांग होगी? अगर किसी गांव में जेब में पैसा ही नहीं है तो कौन आदमी स्कूटर खरीदेगा? कहां से मांग आएगी? दूसरा, अगर किसी की जेब में पैसा ही नहीं है तो कौन आदमी अपनी लड़की की शादी पर या लड़के की शादी पर पैसा खर्च करेगा? अगर एक आदमी लड़के की शादी पर पैसा खर्च नहीं करेगा तो कहां से डबल बेड की मांग आएगी? कहां से डीजे की मांग आएगी? कहां से बैंड बाजे या किसी भी चीज की मांग, मिठाइयों की मांग आएगी? तो एक तो किया जाता है आय में सहयोग। दूसरा, सरकार करती है निवेश और या व्यय, खर्चा। क्यों? क्योंकि सरकार ने जैसे कि तय किया कि हम एक सड़क बना रहे हैं 15,000 करोड़ लगाकर, एक सड़क बना रहे हैं 15,000 करोड़। जब देश के ऊपर संकट आ जाता है तो सरकार ऐसा काम करती है। अब जब सड़क बनेगी तो उससे वहां पर सीमेंट की मांग आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। सीमेंट की मांग बढ़ गई, बजरी की मांग बढ़ गई, या जो दूसरी चीजें हैं, साथ में रोजगार बढ़ गया। अब रोजगार बढ़ गया तो आय बढ़ जाएगी, कुछ लोगों की आय बढ़ जाएगी और आप हो जाएगा। दूसरा, जब आपने सीमेंट खरीदी सरकार ने, क्योंकि देखो आर्थिक मंदी आ रही है, उसका मतलब है कि सामान्य जनता के पास या छोटे उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं है। अगर छोटे उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं है, अब जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी अपने कंधों पर? सरकार को लेनी पड़ेगी। इसलिए सरकार क्या करेगी? सीमेंट खरीदेगी। सीमेंट खरीदेगी तो सीमेंट की फैक्ट्री चलेगी। सीमेंट की फैक्ट्री चलेगी तो 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट वाला आगे किसी से सामान खरीदेगा, तो वो एक चक्कर चल जाता है ना। इसलिए जब आपके देश के अंदर आर्थिक संकट आ जाता है या जीडीपी गिर जाती है, जैसा कि अभी ये पिछले 1-2 सालों से चल रहा है, उस स्थिति के अंदर फिर सरकार अपना खर्चा बढ़ा देती है। क्योंकि सरकार जब खर्चा कर रही है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो क्या होता है? सरकार, स्वाभाविक सी बात है, 15,000 करोड़ रुपए सरकार के खाते से निकलकर बहुत सारे लोगों के खातों में पहुंचेंगे। कुछ पैसा मजदूरों के खातों में पहुंचेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टरों के खातों में पहुंचेगा। कॉन्ट्रैक्टर आगे अयाशी के ऊपर भी लगाएगा तो भी वो पैसा वहां से कहीं और पहुंचेगा। तो वो ऐसा साइकिल बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है जीडीपी की पूरा खेल। उम्मीद है कि अपने इस खेल को समझने में कामयाब रहे हैं, ठीक है। अब अपने चलते हैं जीडीपी से जुड़े हुए दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। एक कंसेप्ट है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, या जिसको अपन कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखो, जीडीपी और जीएनपी के अंदर केवल एक ही चीज है कि यहां पर घरेलू शब्द बदल दिया गया राष्ट्रीय से, या यहां पर डोमेस्टिक शब्द था जिसको अब कह दिया गया नेशनल, और कोई बदलाव नहीं किया गया। बाकी वो की वही चीज है। ये क्या होता है वो अपने जानते हैं। देखो, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, समझना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी देश की राष्ट्रीयता वाले लोगों द्वारा किया गया उत्पादन। बाकी चीजें वही रहेगी, केवल अंतिम वस्तुओं को जोड़ा जाएगा, बाजार मूल्य को जोड़ा जाएगा, इकाई समय, सारा कंसेप्ट वही है। केवल और केवल किसको जोड़ना किसको नहीं जोड़ना वो इशू है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब अपने देखते हैं कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है, या वास्तविक में ये जीडीपी होती क्या है, किसको कहते हैं, जीडीपी का खेल क्या होता है। ये जब मैं जीडीपी की बात कर रहा था तो मैंने देखा कि ये भारत की सीमा है, मेरे को भारत की जीडीपी निकालनी है। मैंने केवल इतना सा किया कि एक साल में भारत की सीमा के भीतर कितना उत्पादन हुआ उसको जोड़ दिया और वो जीडीपी निकल गई। यही किया, नहीं किया। अब जब मामला जीडीपी का था, जब अपने जीडीपी की गणना कर रहे थे
जब अपने बात जीडीपी की कर रहे थे, तब अपने ये नहीं देखा था कि जैसे कि ये कोई फैक्ट्री है, भारत की सीमा के अंदर है ना, तो मैंने ये तो नहीं देखा था कि इस फैक्ट्री का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, क्या वो भारत का आदमी है, वो कंपनी भारत की है, बाहर की है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे केवल एक ही चीज से फर्क पड़ रहा था कि वो फैक्ट्री भारत की सीमा के अंदर है या नहीं है। ठीक है, बट जीएनपी जब निकालनी होती है तो जीएनपी के अंदर जो शब्द आ गया है वो आ गया घरेलू की जगह राष्ट्रीय। इसका मतलब है जीडीपी आपको बताती है कि भारत के अंदर कितना उत्पादन किया गया। जीएनपी का मतलब होता है, भारत के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन, भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन। कैसे? ये जीडीपी थी, इसके अंदर से मैं एक चीज देता हूं, जीडीपी के अंदर से एक चीज माइनस कर देता हूं। क्या? भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन, कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन, तो मैंने सारी वो हटा दी बाहर के लोगों की, क्योंकि मुझे अभी एक ही चीज चाहिए, वो भारतीयों के द्वारा किया गया उत्पादन होना चाहिए। प्लस यह भी तो संभव है कि भारत के कुछ लोगों ने भारत से बाहर ब्रिटेन में फैक्ट्री लगा रखी है। अब ये टाटा की फैक्ट्री है, जेएलआर जैगुआर लैंड रोवर की फैक्ट्री है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री का मालिक तो भारतीय है, मेरे को तो ये देखना है कि भारतीयों द्वारा किया गया उत्पादन दुनिया के कौन से कोने में किया गया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो केवल इतना ध्यान रखना है कि वो जो उत्पादन किया गया है उस व्यक्ति की, उस कंपनी की राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। बात यहाँ पर राष्ट्रीय का बात है, वो स्थानीय आदमी होना चाहिए, हमारा आदमी होना चाहिए। दुनिया में अपने देश में किया गया, बाहर के देश में किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसमें एक चीज जोड़ दी जाती है, वो होती है भारतीयों द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन। तो जब मैं जीडीपी के अंदर से एक चीज घटा देता हूं, क्या चीज? भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा किया गया उत्पादन, और एक चीज जोड़ देता हूं, क्या? भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन। तो फिर मेरे पास जो आंकड़ा आता है वो आता है कि भारत के लोगों ने, या ऐसे लोग जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, उन्होंने कितना उत्पादन किया है, वो मेरे पास उपलब्ध होता है। ठीक है, ये कहानी होती है जीएनपी की। अब अगर आपको राजस्थान में जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी राजस्थान की सीमा के भीतर 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर जो उत्पादन किया गया है। जीएनपी निकालनी है तो राजस्थानियों ने कितना उत्पादन किया। तो अगर राजस्थान के अंदर कोई फैक्ट्री है जिसका मालिक गुजरात वाला है, तो मैं जीएनपी के समय तो उसको बाहर कर दूंगा, बट जीडीपी के समय उसको मैं जोड़ूंगा, क्योंकि उसकी फैक्ट्री राजस्थान की सीमा के अंदर स्थापित है। तो अब अपने को यहां पर यह भी जानना जरूरी कि क्या जीडीपी जीएनपी से हमेशा बड़ी होती है किसी भी देश के मामले में, या जो जीएनपी है वह जीडीपी से बड़ा होता है हमेशा, या कुछ भी हो सकता है दोनों में से? तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या होना चाहिए? है क्या कि जीडीपी हमेशा जीएनपी से बड़ी होगी, या जीएनपी हमेशा जीडीपी से बड़ी होगी? क्या ये एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता? ऐसा नहीं है। उदाहरण लेते हैं अपने, इनमें से ये बात सही है ना, तो ये सही है, हमेशा बड़ा हो जरूरी नहीं है, कुछ भी बड़ा हो सकता है दोनों में से। कैसे? एक देश है जापान, इस देश की खासियत क्या है? इसके पास है तकनीक, इसके पास बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये बड़ी बड़ी। इन कंपनियों का उत्पादन कहाँ होता है? उत्पादन होता है सारा विदेश में, क्योंकि देखो जापान बहुत छोटा सा देश है, वहां पर घरेलू मांग बहुत कम, क्या बहुत कम है। दूसरा, ना ही वहां पर इतना रोजगार के लिए या लेबर जो क्लास होती है, श्रमिक होते हैं, वो उपलब्ध है, अगर है उपलब्ध तो भी महंगे हैं। तो वो भारत, चीन जैसे देशों के अंदर अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं। अब इस कंपनी के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाएगा वो जापान की जीडीपी में जुड़ेगा या जीएनपी में जुड़ेगा? वो जापान की जीएनपी के अंदर जुड़ेगा, क्योंकि इस उत्पादन करने वाली कंपनी की राष्ट्रीयता जापान है, परंतु उत्पादन जापान की सीमा से बाहर किया जा रहा है। इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई भारत में, तो ये भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, ठीक है, जापान की जीएनपी में जुड़ेगा।
तो इस तरीके से जापान जैसे देश के मामले में क्या होता है, जीएनपी क्या होती है, जीडीपी से बड़ी होती है, जापान जैसे देश के मामले में। भारत के मामले में, भारत एक ऐसा देश है जिसकी खुद की कंपनियां बहुत कम है क्योंकि अपनी तकनीक में पीछे हैं, परंतु भारत के अंदर हर किसी को फैक्ट्री लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्या है, जनसंख्या, मांग, घरेलू मांग। तो कंपनियां बाहर की, फैक्ट्रियां यहां पर है। तो अगर कंपनियां बाहर की और फैक्ट्रियां यहां पर है तो उन फैक्ट्रियों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा या जीएनपी में जुड़ेगा, वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा, क्योंकि उत्पादन घरेलू हुआ है, उत्पादन की राष्ट्रीयता भारतीय नहीं थी। वो उत्पादन जुड़ेगा जापान की जीएनपी में, जीडीपी में भारत की जुड़ेगा। भारत जैसे देश के अंदर जीडीपी जीएनपी से बड़ी हो जाती है। तो कुछ देशों के लिए जीएनपी जीडीपी से बड़ी होती है, कुछ देशों के लिए जो जीडीपी है वो जीएनपी से छोटी होती है। ठीक है, तो ये जीडीपी और जीएनपी का खेल है। अब अगर वास्तविक जीएनपी और नाम मात्र जीडीपी जैसे सेम कंसेप्ट है, अगर आप जीएनपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर कर रहे हो तो आपकी जो है वो निकल जाएगी वास्तविक जीडीपी। अगर आप वर्तमान वर्ष या प्रचलित कीमतों के आधार पर जीएनपी की गणना कर रहे हो तो आपकी निकल जाएगी नाम मात्र जीएनपी। ठीक है, अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अपने। अगला कंसेप्ट है एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपने कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी शुद्ध घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय नहीं, इसको अपने कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यहां किस चीज का ध्यान रखा जाए कि ये नाम किससे मिलता जुलता है, ये जीडीपी से मिलता जुलता है। अंतर क्या है, जीडीपी की जगह क्या लिख दिया गया, एनडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म थी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां पर ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट वैसे के वैसा का पड़ा है, बदल क्या दिया गया, ग्रोस की जगह क्या लिख दिया गया, नेट लिख दिया गया है। जो आपका सकल था उसकी जगह शब्द क्या प्रयोग में ले लिया गया है, शुद्ध शब्द प्रयोग में ले लिया गया है। ये जो है वो एनएनपी जो किससे निकल कर आया है, जीएनपी से निकल कर आया है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट वैसे का वैसा पड़ा है, सेम कंसेप्ट। ये जो जीडीपी से एनडीपी हुआ वैसे जीएनपी से एनएनपी हुआ है। ग्रोस की जगह नेट लिख दिया गया है, शकल की जगह शुद्ध लिख दिया गया है, बाकी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इन दोनों में क्या किया गया है, जी की जगह एन लिखा गया है, शकल की जगह शुद्ध लिखा गया है। घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या होते हैं। अगर आपको एनडीपी की गणना करनी हो तो एनडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी माइनस हास या जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। वैसे एन हो जाएगा, ये क्या होता है अभी समझाता हूं, जीएनपी माइनस या डेप्रिसिएशन। तो एक को याद रखनी है कि जब जी से एन बनाना है तो क्या घटाना है, हास घटाना है। जी से एन बनाना है तो क्या घटाना है, हास घटाना है या डेप्रिसिएशन घटाना है। अब ये हास होता क्या है, डेप्रिसिएशन जिसकी अपने बार बार बात कर रहे हैं, जो शब्द मैं बार बार प्रयोग में ले रहा हूं, वो वास्तव में होता क्या है, इसको समझते। देखो हास का अगर अपने बात करें तो हास का मतलब होता है किसी भी मशीन में समय के साथ, किसी भी मशीन के मूल्य में या कीमत में समय के साथ आने वाली गिरावट को हास कहते हैं। कैसे, आपने 2019 के अंदर एक मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख रुपए की, आप 2020 में बेचने गए, चाहे आपने 1 लाख रुपए की उस मोटरसाइकिल को घर पे ही खड़ी रखा, कुछ नहीं किया, यूज ही नहीं किया आपने,
बट अब जब आप उसको अगले साल बेचने जाते हो जब वो 1 साल पुरानी हो चुकी है, हालांकि आपने यूज किया नहीं किया उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या वो 1 लाख रुपए में बिक जाएगी? बिल्कुल नहीं बिकेगी, 95,000 रुपए की। तो इसकी कीमत में कितनी गिरावट आ गई? 5,000 रुपए की। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हास। तो प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है उस मशीन की कीमत कम होती जाती है। कॉमन सेंस भी है, क्योंकि मशीन है उसका एक आयु होती है, जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जाएगी उसकी कीमत तो कम होती जाएगी। वो तो इंसान की भी होती जाती है ना। के मामलों में आप कीमत लगाते हो, इंसान के मामले में कीमत लगाते नहीं हो, इतना से फर्क है। लगने लग जाए तो इंसानों के साथ भी यही होगा। तो हर मशीन की समय के साथ कीमत कम होती है, गिरावट आती है। तो जो उसमें गिरावट आती है उस मात्रा को अपने ह्रास कहते हैं। जैसे अपने उदाहरण के अंदर गिरावट 5,000 की आई है 1 साल के अंदर, तो यहां पर अपने उदाहरण के अंदर उस मशीन के लिए ह्रास कितना माना जाएगा? 5,000 रुपए माना जाएगा। वैसे ही जो सरकार होती है, सरकार हर वस्तु के लिए, हर उत्पाद के लिए कितना ह्रास काटा जाएगा, ह्रास कितना प्रतिशत होता है नहीं होता, ये सीए वाले लोगों को समझा कर रखते हैं। जो सीए अकाउंटिंग के लोग होते हैं, जो कंपनियों का खाता भाई मैनेज करते हैं, उनको नियम पहले निर्धारित होते हैं कि कितना % ह्रास काटना है कितना नहीं। ऐसे नहीं है कि हर मशीन की बोली लगाकर देखी जाएगी, हर कार की बोली लगाकर देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये निश्चित होता है सरकार का कि कितने % ह्रास इसमें लगेगा, है ना। तो अब जब आपको पता है कि ह्रास का आंकड़ा आपको सरकार ने दे दिया, जीडीपी आपको निकालनी आती है, तो एनडीपी निकालने में समस्या क्या है? जीडीपी के अंदर से एक चीज माइनस ही तो करनी है, ह्रास ही, तो बाकी क्या माइनस करना है। वैसे ही जब आपको जीएनपी का आंकड़ा दे दिया गया, उस जीएनपी के आंकड़े के अंदर से एक ही चीज तो माइनस करनी है, ह्रास, और आप निकाल लेंगे एनएनपी। ये निकाला क्यों गया वो समझते हैं। मैंने 2020 के अंदर 2019 के अंदर कुल उत्पादन किया 100 रुपए का, मेरी जीडीपी थी 100 रुपए। 2020 के अंदर भी मैंने उत्पादन किया 100 रुपए का, 105 रुपए का समझ लो। मेरा कुल अभी तक मैंने कितना उत्पादन कर दिया है 2 सालों के अंदर? मैंने कर दिया जी 205 रुपए का। मेरे पास 205 रुपए का सामान होना चाहिए, है ना। अब अगर मैं ये सामान बेचने चाहता हूं जितना मेरे पास पड़ा है, तो क्या मुझे 205 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सामान जो 2019 में 100 रुपए का था वो अब घटकर कितने का रह गया? 95 रुपए का। समय के साथ उसमें क्या आ गई है? कीमत में गिरावट आ गई है, ह्रास लग चुका है। तो मैं जब सामान बेचने जाऊंगा मुझे मिलेंगे 200 रुपए। मैं कैसे निकालूंगा? ये 200 रुपए का आंकड़ा कैसे आया? इस 100 में से 95 रुपए करने के बाद जो ह्रास था 5 रुपए था, तो मैंने जब ह्रास माइनस कर दिया तो मेरे पास वर्तमान मूल्य आ गया कि मैं अगर आज सामान बेचूं तो कितने का बिकेगा, जो मैंने पिछले सालों से बना रखा है। और वही मूल्य आपका दिखाया जाता है किसके द्वारा? एनडीपी के द्वारा या एनएनपी के द्वारा, जो अपने दो निकाले हैं। ये होते हैं आपके नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर वास्तविक मूल्य पर है, आप समझते हैं वास्तविक मूल्य का मतलब इतना ही है कि वो सामान 2011-12 में कितने रुपए में बिक रहा था, उसके आधार पर गणना की जाएगी। अगर वर्तमान मूल्य पर है या नाम मात्र की बात कर रहा है, तो उसका मतलब इतना ही है कि इस चीज की गणना की जाएगी कि वो सामान कितने में बिक रहा था। ठीक है, इतनी सी कहानी होती है। अब इससे अपने आगे चलते हैं और एक नया कंसेप्ट पढ़, कंसेप्ट को अपने कहते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखो पहली बात तो राष्ट्रीय आय का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, इसको अपने एनआई कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। अपने को ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि देखो जीडीपी जो है वो तो आपके उत्पादन को बताता है, वो आय को नहीं बताता है। उत्पादन और आय तो अलग अलग चीज होती है ना, क्योंकि उत्पादन करने के लिए तो आपका खर्चा लगा है, आप उत्पादन में से खर्चा माइनस करके आय निकाल सकते हैं, है ना। हालांकि ये इतना सीधा होता नहीं है, बीच में बहुत सारी चीजें कट जाती है। दूसरा, उत्पादन यहाँ पर नहीं भी हुआ है। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का उत्पादन ब्रिटेन में हुआ है, जेएलआर का, परंतु वो टाटा की आय में तो जुड़ेगी, और टाटा भारत का नागरिक है, तो उसकी जो आय होगी वो भारत की आय को तो प्रभावित करेगी। तो इसलिए जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो जीडीपी के आधार पर नहीं की जाती है, वो जीएनपी के आधार पर की जाती है, क्योंकि राष्ट्र शब्द उसी में आया था ना। तो इतना ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर एक डाउट आ जाता है कि एक तो फॉर्मूला चलता है इसका, ये जो अभी एनसीईआरटी किताबों में लिखा हुआ है, एक जो अपडेटेड पीडीएफ्स हैं, हालांकि ये किताबों में अभी तक आया नहीं है,
पर जो अपडेटेड पीडीएफ्स है या कुछ वेबसाइट्स है उनमें ये फॉर्मूला चलता है, दोनों फॉर्मूले चलते हैं इसके। ये क्या है? पहली बात तो मुझे एनएनपी निकालना है। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसके लिए अपने पहले जीएनपी निकालेंगे। जीएनपी क्या होता है कि भारत के लोगों के द्वारा कितना उत्पादन किया गया, चाहे वो भारत के अंदर किया गया या फिर वो भारत के बाहर किया गया, उसको अपने जीएनपी कहते हैं। उसके अंदर से मैंने हास माइनस किया, मेरे पास एनएनपी निकल जाएगा। अब अभी तक अपने जो भी गणनाएं कर रहे थे, चाहे वो जीडीपी की गणना कर रहे थे, चाहे वो अपने एनडीपी की गणना कर रहे थे, अपने जो भी 4 गणनाएं की है वो सारी की सारी कौन से मूल्य पर की है? बाजार मूल्य पर की है। अब एनसीईआरटी की किताबों में क्या लिखा हुआ, और वास्तव में होता भी यही था कि परंतु जब आपको राष्ट्रीय आय की बात करनी होती थी तो राष्ट्रीय आय के लिए आप एनएनपी की गणना करोगे, एनएनपी से ही राष्ट्रीय आय निकालोगे, पर वो कौन से मूल्य पर निकलेगी? लागत मूल्य पर निकलेगी। ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी गणना किस पर की जाती थी? आपके लागत मूल्य के आधार पर की जाती थी। अब इस विषमता को दूर करने के लिए 2015 में नियम बदले गए और भारत में यह प्रकाशित किया गया सरकारी आंकड़ों के अंदर कि आज के बाद हम जो राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे वो किस पर करेंगे? बाजार मूल्य पर करेंगे। क्योंकि इस एक चीज के लिए सारी गणनाएं वापस लागत मूल्य के आधार पर, पहले जीएनपी निकालो, फिर जीएनपी से एनएनपी निकालो, फिर एनएनपी से राष्ट्रीय आय निकालो, है ना, इतनी गणनाएं करनी पड़ेगी। और भारत की बात है यहाँ पर, तो अपने तो चलो इस क्लास को समझने के लिए केवल और केवल इसका व्यवहारिक नहीं देखकर केवल थ्योरेटिकल ज्ञान सीखना चाहते हैं। थ्योरेटिकल तो बहुत आसान है, व्यवहारिकता के अंदर इतनी फैक्ट्रियों का इतना उत्पादन, उसमें से अंतिम वस्तुएं कौन सी है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी है, वो हजारों लाखों करोड़ों टेराबाइट्स ऑफ द डेटा बन जाता है ना। उन सबको एक साथ रखकर उसमें कोई त्रुटि नहीं है, अलग अलग स्रोतों से जो डेटा है उसको रखकर फिर जीडीपी के आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। इतना छोटा काम ये नहीं होता है। खैर पॉइंट वो नहीं है यहाँ पर, पॉइंट ये है कि अब इनमें से दोनों में कौन से फॉर्मूले को माना जाए। तो देखो अभी तक जो पेपर है उनमें ये फॉर्मूला चल रहा है, अभी तक तो हुए हैं जो, उनमें ऊपर वाला फॉर्मूला चल रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी यही लिखा हुआ है और लगभग सारी किताबें अभी तक इसी फॉर्मूले को मानती है। हालांकि जो अपडेटेड पीडीएफ है, जो लोग हो सकता है कि इंटरनेट का सहयोग लेकर पढ़ते हो, जिन्होंने गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह चेक की है, उनको यह फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपकी राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका। एनएनपी क्या होता है वो अपने जानते हैं, आप उसके आधार पर आपकी राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। जीडीपी से राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगी, जीएनपी से राष्ट्रीय आय निकलेगी, क्योंकि जीडीपी के अंदर तो मैंने जो विदेशी कंपनियों का उत्पादन है जो भारत में किया गया है वह भी जोड़ रखा है, परंतु वो मेरे देश के लोगों की आय नहीं है, वो तो पैसा लेकर फुर हो जाएंगे, वो पैसा यहाँ पर नहीं रहेगा। ये होती है राष्ट्रीय आय। अब आपको प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकालनी है तो बहुत ही आसान है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, आपकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय आपकी कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है जो वार्षिक एक आदमी भारत में कमाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आपको यही दिखाती है कि एक एवरेज भारतीय कितने पैसे कमाता है। तो जो भारत के बारे में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताई जाती है, जो मतलब कि इस साल के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उसके हिसाब से जो भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल कर आ रही है वो आ रही है 1,26,968 रुपए प्रति व्यक्ति। वार्षिक राष्ट्रीय आय भारत की कितनी है? प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अपनी है 1,26,968 रुपए। इसका मतलब कि हर भारतीय, एक एवरेज भारतीय, एवरेज है तो इसमें बहुत सारे लोग ऊपर होंगे, बहुत सारे नीचे लोग नीचे होंगे, औसत का मतलब तो आप समझते हैं। तो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एक साल में एक औसतन भारतीय कितने कमाता है? 1,26,968 रुपए कमाता है। या आप महीने के निकालोगे तो करीब करीब 10,000 रुपए कमाता है एक एवरेज भारतीय। बहुत सारे लोग इससे कम कमाएंगे, बहुत सारे लोग इससे ज्यादा कमाएंगे। ठीक है, ये कहानी है राष्ट्रीय आय की। अब राष्ट्रीय आय से आगे कुछ चीजें और निकलती है, राष्ट्रीय आय को ही प्रयोग में लेते हुए कुछ सिद्धांत और भी बनते हैं, जैसे कि एक आय व्यक्तिगत आय। अब ये होता क्या है, ये अलग कंसेप्ट कैसे बना वो देखते हैं। पहले तो ये जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय जीएनपी से निकली है, ठीक है, कंपनियों की आय है वो।
कंपनियों की आय बाद में लोगों की आय भी बनती है। परंतु जब वो कंपनी की आय होती है, जैसे कि एक टाटा कंपनी है, एक ये टाटा कंपनी है, टाटा लिमिटेड है, और एक आदमी है रतन टाटा, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर रतन टाटा कंपनी की कमाई हुई 100 रुपए, तो जरूरी नहीं है 100 रुपए रतन टाटा की जेब में जाएंगे। हालांकि अगर आप यहाँ पर यह दिमाग लगा रहे हैं कि सर वो 100% स्वामी है ही नहीं, तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि वो 100% स्वामी है, तो भी अगर 100% स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है कंपनी का, जैसा कि किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होगा, खास करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए होगा कि वो 100% मालिक उस कंपनी का नहीं होगा। जैसे अंबानी भी केवल 43% मालिक है रिलायंस का, रतन टाटा तो 18% मालिक है अपनी कंपनी का, टाटा सन्स का। बट अपने तो ये मान ले कि 100% आपका है, बट फिर भी ये 100 के 100 रुपए आपकी जेब में नहीं जाएंगे। क्यों? इस 100 रुपए में से आपको एक कर देना पड़ेगा, जिस कर को अपने कहते हैं निगम कर। जो कंपनी की आय होती है उस पर आपको एक कर देना पड़ता है, निगम कर। आपने 10 रुपए निगम कर दे दिया। उसके अलावा इसमें से कुछ पैसा जो है वो ये कंपनी अपने भविष्य के लिए निवेश करने के लिए भी बचा लेगी। ये कंपनी, टाटा आदमी नहीं, टाटा आदमी की कमाई तो अभी तक हुई नहीं है, कंपनी की कमाई हुई है, क्योंकि इसको भविष्य में निवेश करना है तो ये पैसा बचा लेगा, जिसको अपने कहते हैं अवितरित लाभ। कि ऐसा लाभ जो कंपनी को हुआ है परंतु उसने अपने मालिक को नहीं दिया है, भविष्य में निवेश करना चाहता है, तो 10 रुपए इसने ऐसे बचा लिए। तो रतन टाटा की जेब में कितने आए? 80 रुपए आए, क्योंकि 100 में से 10 रुपए तो आपने निगम कर के तौर पर कंपनी से ले लिए, 10 रुपए कंपनी ने अपनी इच्छा से अवितरित लाभ के तौर पर सुरक्षित कर लिए। कंपनी के पास 20 रुपए रह गए, कंपनी ने 20 रुपए खर्च कर दिए, रतन टाटा के पास 80 रुपए पहुंचे। तो ये जो है वो आपकी राष्ट्रीय आय से निकलता है, क्योंकि जीएनपी तो देखो कंपनियों की आय बताएगी ना, वो तो उत्पादन का स्तर है, ये व्यक्तिगत आय है। तो व्यक्तिगत आय और राष्ट्रीय आय में अंतर हो सकता है। व्यक्तिगत आय कैसे निकाली जाती है, फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, उसके जो सारे कारक उनके बारे में समझा भी देता हूं। ये कि आपकी राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय निकालने का तरीका क्या है? राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ, अवितरित लाभ माइनस निगम कर प्लस हस्तांतरण प्लस माइनस ब्याज, ये इसका सही फॉर्मूला होता है व्यक्तिगत आय निकालने में। राष्ट्रीय आय हुई, उसमें से कुछ पैसा कंपनियों ने अपने भविष्य के लिए रख लिया, जो मालिकों में नहीं बांटा, तो किसी की जेब में, व्यक्तियों की जेब में नहीं पहुंचा है ना, वो बाद में पहुंचेगा, अभी नहीं पहुंचा है, तो वो अवितरित लाभ हो गया। निगम कर का मतलब होता है कंपनियों पर लगने वाला आयकर, व्यक्तियों पर लगने वाला आयकर नहीं है, ये कंपनियों पर लगने वाला आयकर है। निगम कर क्या होता है? कंपनियों पर लगने वाला आयकर। जो व्यक्तियों पर आयकर लगता है उसको तो अपने आयकर ही कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। निगम कर, जिसको अपने कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, भारत के सबसे बड़े करों में से एक आता है जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स। पहले तो कॉर्पोरेट टैक्स सबसे बड़ा होता था, अब जीएसटी, क्योंकि सारे अप्रत्यक्ष करों का संयुक्त रूप आ गया है, तो जीएसटी और कॉर्पोरेट कर लगभग दोनों बराबर रहते हैं। तो इसको इंग्लिश में अपने कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, हिंदी में अपने निगम कर कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये कंपनियों पर लगने वाला आयकर होता है। उसके बाद आयकर भरने, कंपनी अपनी आय के ऊपर आयकर भरने के बाद अपने मालिकों को पैसा दे सकती है। हस्तांतरण, अब यह संभव है कि इसके अंदर तो जो मेरे व्यवसाय से आय हुई है वो जुड़ी है, परंतु अगर कोई, जैसे कि एक किसान का व्यवसाय था खेती करना, उससे जो आय होगी वो तो इससे निकल जाएगी कि उसके घर की जीएनपी कितनी थी और उसके घर की आय निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आय फिर उसके घर का मामला बनेगा सारा कि उसके परिवार के लोगों ने कितनी आय की है, तो इस तरीके से वो निकल जाएगा। बट वो मेरे खेती से हुई आय है। अब सरकार ने मेरे को बिना मर्जी के 6000 और डाल दिए, अब मेरे पास पैसे तो आ गए, 6000 रुपए मेरी आय में वर्धित हुई है। हालांकि उसके लिए मुझे किसी भी प्रकार के प्रयास नहीं करने पड़े थे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा समय, मेरे संसाधन उसके लिए प्रयोग में नहीं लिया। ऐसे पैसे को अपने कहते हैं हस्तांतरण। जब सरकार, या कई बार कुछ हो सकता है कि निजी लोग भी डाल दें, जैसे आपको एनजीओ वालों ने सहायता के लिए या दान धर्म के लिए किसी ने आपको पैसा दे दिया है, आपको धन दे दे, नगद। इसी को एक और शब्द आजकल प्रयोग में लिया जाने लगा है, ध्यान रखना, हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी का मतलब, हेलीकॉप्टर मनी इसको क्यों कहा गया
इसलिए कहा गया कि एक ऐसा पैसा होता है जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़कर आपके खाते में आता है, आपको पता नहीं क्यों आ गया, आपका हक नहीं था ये, आपने इसके लिए कुछ किया नहीं है, तो ये पैसा आपके पास आ गया, आपकी आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, अब ये प्लस माइनस ब्याज क्यों करना पड़ा? ये तो जो पूरा का पूरा ब्याज को अगर मैं यहां एक बार ढक दूं तो ये ऊपर वाला खेल है, ये मेरे को इस साल में उत्पादन और इस साल में आय का है ना, इस साल में मैंने कितना उत्पादन किया। अब यह भी तो संभव है कि मैंने पिछले साल पैसा कमा कर रखा हुआ था, जो मैंने किसी व्यवसाय में या कहीं कुछ नहीं किया, मैंने वो पैसा वैसे के वैसे ही रखा हुआ था, ब्याज पर किसी को दे रखा था या बैंक में डाल रखा था, उससे भी मेरी कुछ आय तो हो सकती है। वो पिछले साल का था, इस साल आय में उससे ब्याज के तौर पर मुझे आय हुई है, तो अगर मुझे ब्याज मिला है तो मेरी आय बढ़ी है, तो मैं ब्याज प्लस कर दूंगा व्यक्तिगत आय के लिए। परंतु अगर मैंने उधार ले रखा था, कर्जा ले रखा था, इस साल मैंने ब्याज दिया है, मेरी जेब से पैसा निकला है, मेरी व्यक्तिगत आय क्या है, कम हुई है, उस स्थिति में यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो प्लस और माइनस दोनों साइन लगा देते हैं। प्लस उन लोगों के लिए जिनको ब्याज मिल रहा है, जो कमाई कर रहे हैं ब्याज से, माइनस उन लोगों के लिए जो ब्याज के तौर पर पैसा भर रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं। इस तरीके से आपकी क्या निकल कर आती है, व्यक्तिगत आय निकल कर आती है। तो व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस निगम कर प्लस हस्तांतरण प्लस माइनस ब्याज। ये जो सारी चीजें हैं ये आपको समझाने के लिए फॉर्मूले का भाग नहीं है, ध्यान रखना। ये जो बॉक्स में लिखी गई है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है व्यक्तिगत आय का। व्यक्तिगत आय से भी आगे एक चीज और निकलती है जिसको अपने कहते हैं प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय का मतलब होता है आय का वह भाग जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उपयोग में ले सकता है, कि ये तो मेरी है, मैं कैसे प्रयोग में लूं। ये निकलती है प्रयोज्य आय का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी जितनी आय होगी व्यक्तिगत आय जैसे 100 रुपए होगी, तो अब आपकी जो आय है क्या इसको आप अपनी मर्जी से प्रयोग में ले सकते हैं, जहां जितना चाहे उड़ा सकते हैं? नहीं, अभी तक इस पैसे पर आपका हक नहीं है, ये पैसा आपका नहीं हुआ। ये पैसा कब हो जाएगा, जब आप इसके अंदर से क्या कर दोगे, आयकर अदा कर दोगे। तो आपकी 100 रुपए कुल आय हुई, उसमें से जो सरकार का हिस्सा बनता था वो आपने दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा है उससे आपको जो करना कीजिए, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब आप अपनी व्यक्तिगत आय के अंदर से आयकर माइनस कर देते हो और उसमें अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है अलग से, वापस इस स्तर के ऊपर आकर, हालांकि ये नहीं लिखना चाहिए बट किताबों में लिखा जाता है इसलिए लिख देते हैं उससे जो आय बनती है उसको अपने क्या कहते हैं, प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम इंग्लिश में इसको कहा जाता है, जो आप अपनी मर्जी से प्रयोग में ले सकते हैं, इसे कहा गया है प्रयोज्य आय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कहानी है पूरी पूरी राष्ट्रीय आय और इन चीजों से जुड़े हुए फॉर्मूलों की, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, ये सब चीजें इस तरीके से चलती है। कोशिश करना कि अगर ये एक बार में वैसे तो आपको इस आसान भाषा में समझाया गया है कि एक बार में समझ आ गया होगा, परंतु इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपको एक बार में किसी प्रकार की समस्या, क्योंकि देखो जब आपने ये तीनों वीडियो चारों वीडियो एक बार देख लिया तो आपकी एक बेसिक कहानी बनी है। अब एक बार वापस शुरू से शुरू कीजिए ताकि एक ये जो अलग अलग आपने टुकड़े टुकड़े कर कर अपने दिमाग में कहानी को पिरोया है वो एक ही कहानी के तौर पर आपके दिमाग में छप जाए और आगे आने वाली जो इकोनॉमिक्स है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, अब अपने को इस चैप्टर में और क्या ध्यान रखना है, एक कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत का आधार वर्ष या भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष, जिसके आधार पर अपने उसकी गणना करेंगे वास्तविक जीडीपी की। तो वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष है वो है 2012, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इसका वैसे नियम ये कहता है कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसका मूल्यांकन होना चाहिए, या प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार तय करेगी कि बदलना है या नहीं। ठीक है, आधार वर्ष निर्धारित करने का अधिकार और जिम्मेदारी वो भारत सरकार के पास है।
तो ये आधार वर्ष और ये सब तय किसके द्वारा किया, ये किया जाता है आपके भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, ये जो जितने भी आंकड़े हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, या एनडीपी है, एनएनपी है, एनआई राष्ट्रीय आय है, ये जो अपने अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं पिछले 2 वीडियो में, इनके आंकड़ों का संग्रहण, मतलब कि आंकड़े इकट्ठे करने और उनका प्रकाशन करना जो है सरकार, मतलब कि उनको अलग अलग चैनलों के माध्यम से सभी को बताना, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, कौन सा विभाग करता है। कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा संगठन इसके लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए उत्तरदायी होता है एनएसओ। यहाँ पर एक नाम सीएसओ भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना है सीएसओ पहले हुआ करता था, अब उसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है, एनएसओ है। ये इसका वर्तमान नाम है। इसका मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये भारत की एक मिनिस्ट्री होती है, भारत का एक मंत्रालय होता है, जिस मंत्रालय का नाम मैं लिख देता हूं मोस्पी। ये मंत्रालय का नाम है ना, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसका पूरा नाम होता है। उस मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है एनएसओ, जिसका पुराना नाम जो है वो सीएसओ हुआ करता था। एक्चुअल के अंदर 2 संगठन थे भारत के, सीएसओ और एनएसएसओ। उन सीएसओ प्लस एनएसएसओ को जोड़कर एक नया संगठन बना दिया गया, जिसका नाम दिया गया एनएसओ। वर्तमान में यही विभाग जीडीपी और इन सब के आंकड़े एकत्रित करने और उनको प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी है, और इसी को अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये कहानी है जीडीपी, जीएनपी, इन सब की। अब इसके अंदर एक और मैंने आपको बताया था कि जीडीपी के प्रकार 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी। हालांकि मैंने उस समय पर यह भी स्पष्ट किया था कि मैं आपको एक प्रकार और बताता हूं, उसको अपने कहते हैं जीडीपी ट्रिपल पी। ये जीडीपी अपने जानते क्या होता है, ट्रिपल पी का मतलब यहां पर है परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय क्षमता, समता। समता का मतलब होता है 2 चीजों की तुलना करना, समानता देखना कितनी है, समानता कम है या ज्यादा है ना। वहां से क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता, किस चीज की, देशों की मुद्रा की, देशों की मुद्रा की खरीद क्षमता का तुलना करना। ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। केवल कंसेप्ट समझ लो, काम नहीं आएगी। अब मेरे को तय करना है कि भारत और यूएसए 2 देश है, मैं इन दोनों देशों की तुलना करना चाहता हूं। किस चीज की, भारत की मुद्रा आईएनआर, इंडियन रुपी, जिसको अपने भारतीय रुपया कहते हैं, और इनकी मुद्रा है डॉलर। इन्होंने कहा कि साहब एक आदमी है जिसके पास, भारत में किसी के पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है, यही आदमी 100 रुपए लेकर यूएसए जाता है और उसको डॉलर में कन्वर्ट करवा लेता है, उसको $2 आ जाते हैं। जैसे मैंने चेक किया कि इस आदमी के पास दोनों जगह सेम ही मात्रा है। मैं ये मान रहा हूँ कि $1.50, हालांकि ज्यादा का है, एक परिस्थिति अपने लिए है, $2 इसने कन्वर्ट करवा लिए। इस आदमी ने यहाँ पर 100 रुपए के प्रयोग करते हुए 5 किलो गेहूं खरीद लिया। पैसा उतना ही इसके पास यूएसए में भी है, तो क्या ये आदमी यहां पर कितनी गेहूं खरीद पाता है? फॉर एग्जांपल इसने 3 किलो ही गेहूं खरीदी, जितने भी डॉलर बने उन डॉलरों को देकर वो 3 किलो ही गेहूं खरीद पाया। तो इससे एक चीज तय हो जाती है कि भारतीय मुद्रा जो है वो इससे, इसकी क्रय क्षमता ज्यादा है, कम मुद्रा से आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, है ना, कम मुद्रा से आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि में जीवन जीने की लागत जो है भारत में
जीने की लागत जिसको अपने कहते हैं वो क्या है, कम है। जीने की लागत मतलब कि भाड़ा, महंगाई जिसको आप कह सकते हो, वो अमेरिका की तुलना में कम है। तो अगर कम है तो यहाँ कम रुपए में काम चल सकता है। उसी के आधार पर आपकी जीडीपी तय की जाती है। इसीलिए जब आप कहते हो कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्पादन के आधार पर नहीं है। उत्पादन के आधार पर आज भी अपने पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो अपने कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर बना है, ध्यान रखना, या क्रय क्षमता समता के आधार पर बना है। उसका कारण है कि भारत की जो जीवन जीने की लागत है वो बाकी देशों की तुलना में कम है, और जिन देशों में जीवन जीने की लागत कम होती है उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है और उनका स्तर बढ़ जाता है। ये कहानी होती है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी की। इसमें एक और शब्द आजकल प्रयोग में चलता है, एक कंसेप्ट जिसको अपने कहते हैं जीवीए। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जीडीपी से मिलता जुलता कंसेप्ट है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है मूल्य संवर्धन। ग्रोस का मतलब होता है सकल। ये क्या होता है, पहले तो मूल्य संवर्धन होता क्या है वो समझो। एक कोई फैक्ट्री है जो कपड़े की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल बनाने वाली ओसवाल मिल है, इसने कपास खरीदी कपड़ा बनाने के लिए किसान से 80 रुपए की। इस 80 रुपए की कपास का प्रयोग करते हुए इसने कपड़ा बनाया, शर्ट बनाई, पैंट बनाई, वो बनाई 100 रुपए की। 80 रुपए की कपास के ऊपर इसने कुछ मतलब कि उसको मशीन से निकाला, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करनी थी, जो भी प्रक्रिया करनी थी, जो भी कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई करने के बाद इस 80 रुपए की कपास को कितने में परिवर्तित कर दिया, 100 रुपए में परिवर्तित कर दिया। तो यहां पर मूल्य कितना बढ़ा है, मूल्य बढ़ा है 20 रुपए से। कैसे निकलेगा, जो आपने उत्पादन किया है, मतलब कि जो आपने उत्पाद बनाया है उसमें से आप कच्चे माल का मूल्य माइनस कर दो, वो मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। इसी को कहा जाता है मूल्य संवर्धन। तो इस फैक्ट्री के द्वारा मूल्य संवर्धन कितना किया गया है, 20 रुपए किया गया है। ठीक है, वैसे ही भारत की हर फैक्ट्री का मूल्य संवर्धन निकाला जा सकता है। मूल्य संवर्धन का मतलब होता है कि उसने कितने का कच्चा माल प्रयोग में लिया और उसका जो भी वो प्रोडक्ट बनकर निकला, जो भी वस्तु निकली, वह कितने की बनकर निकली। इन दोनों का जो अंतर होगा वो उस फैक्ट्री के द्वारा किया गया मूल्य संवर्धन होता है। वैसे आप भारत की हर फैक्ट्री के लिए निकाल सकते हैं। तो इसमें अंतर क्या आ जाता है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके। आपको इतना ध्यान रखना है कि जीडीपी अपने जानते हैं सारे, जीवीए वैसे ही निकाला जाता है सारी फैक्ट्रियों का। सकल का मतलब है कि भारत की सीमा के भीतर वही कंसेप्ट रहता है, परंतु यहाँ पर अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य नहीं जोड़कर केवल जो मूल्य संवर्धन हुआ है वही जोड़ा जाता है। ये इतना ध्यान रखना है कि इसकी गणना आधार मूल्य पर की जाती है। जैसे अभी तक अपने दो मूल्य पढ़े थे, कौन से, एक लागत मूल्य और एक बाजार मूल्य। मूल्यों के दो प्रकार पढ़े थे। जो जीडीपी है उसकी गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। एक और तीसरे प्रकार का मूल्य यहां पर घुस गया है, वो कौन सा आ गया है, वो आ गया है आपका आधार मूल्य। तो जीवीए की गणना किस पर की जाएगी, आधार मूल्य पर की जाएगी। ये क्या होता है, अगर थोड़ा सा देखें अपने तो देख लेते, जो आपका बाजार मूल्य है, मार्केट प्राइस जो होता है, एमआरपी जो होता है, उसको निकालने का अपने तरीका लगाया था लागत मूल्य। उसके अंदर कर जुड़ जाता है और सब्सिडी माइनस हो जाती है। यही किया था आपने, है ना, यही तरीका था। लाभ लिखते नहीं है क्योंकि लाभ के अंदर कोई एक रूपता होती नहीं है। तो यही दो कारक लेकर अपने लागत मूल्य और बाजार मूल्य निकाला था। अब मैं क्या करता हूं, ये जो कर और सब्सिडी है इनको दो भाग में बांट देता हूं। एक होता है उत्पादन कर और एक होता है उत्पाद कर। उत्पादन कर और उत्पाद कर का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा के आधार पर लगने वाला कर। मतलब कि सरकार ने बोल दिया कि आप एक पेन बनाओगे तो आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे, जितने पेन बनाओ 2 रुपए के हिसाब से आपको कर लगेगा। उस कर को कहा जाता है उत्पाद कर।
कुछ कर होते हैं जो उत्पाद कर होते हैं। आपने एक पेन बनाया तो 2 रुपए और आपने 10 पेन बनाए तो 20 रुपए। 2 रुपए हर पेन के लेने, जितने बना लो वो उत्पादन की मात्रा के आधार पर तय हो जाता है। उत्पादन कर होता है जो स्थिर रहता है, मतलब कि जैसे कि बिजली का लगने वाला कर है। आपकी फैक्ट्री के अंदर मीटर लगा हुआ है, सरकार उस मीटर के ऊपर 150 रुपए स्थायी शुल्क लेती है, कर लेती है। अब चाहे आप वहां पर 50 यूनिट प्रयोग में लो, चाहे 500 यूनिट प्रयोग में लो, या आप अंदर चाहे 10 पेन बनाओ या 100 पेन बनाओ, वो तो 150 रुपए ही रहेगा। उत्पादन की मात्रा से उस कर के ऊपर कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा जो कर होता है उसको अपने कहते हैं उत्पादन। उत्पादन कर का उत्पादन की मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है, ये स्थिर रहता है। वैसे ही सब्सिडी को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को तोड़ रहा हूं, ध्यान रखना। बाजार मूल्य इज इक्वल टू लागत मूल्य प्लस कर माइनस सब्सिडी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य के अंदर लागत मूल्य प्लस पूरा कर नहीं जोड़कर आप केवल और केवल इसके अंदर उत्पादन कर जोड़ दो और उत्पादन सब्सिडी माइनस कर दो। उत्पादन और उत्पाद का मतलब समझ चुके हैं अपने अभी, तो केवल उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी जोड़ दो, ये आपका आ जाता है आधार मूल्य। ठीक है, इस आधार मूल्य के अंदर आप आधार मूल्य प्लस, ये पहला फॉर्मूला हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर जोड़ दो आप और उत्पाद सब्सिडी माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाता है बाजार मूल्य। कैसे आ गया वो बताता हूं। लागत मूल्य के अंदर उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी पहले ही जड़ चुकी है आधार मूल्य निकालने के लिए। अब मैंने इसके अंदर आधार मूल्य के अंदर उत्पाद कर और जोड़ दिया, तो उत्पादन कर पहले जुड़ चुका है, उत्पाद कर अब जोड़ दिया तो कुल कर जुड़ गया। कुल कर जुड़ते ही क्या आ गया, बाजार मूल्य। तो इसको ऐसे मैं आसान भाषा में लिख देता हूं, आधार मूल्य इज इक्वल टू लागत मूल्य प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी। ठीक है, बाजार मूल्य इज इक्वल टू लागत मूल्य, या पहले जिसको लिखो आधार मूल्य प्लस उत्पाद कर माइनस उत्पाद सब्सिडी। अब ये आधार मूल्य की जगह ये फॉर्मूला लिख दो, तो वो बन जाएगा लागत मूल्य प्लस उत्पाद कर प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन सब्सिडी माइनस उत्पाद सब्सिडी। इन दोनों की जगह आप कुल कर लिख सकते हो, इनकी जगह कुल सब्सिडी लिख सकते हो। यही अपने बाजार मूल्य का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अंतर क्या आ जाता है कि जीवीए जो है वो आधार मूल्य पर गणना की जाती है और जीडीपी जो है वो बाजार मूल्य पर गणना की जाती है। पहले बीच में एक बार हुआ था कि भारत सरकार ने जीडीपी की जगह जीवीए के आंकड़े उपलब्ध करवाने शुरू कर दिए थे, परंतु अभी वापस जीडीपी को ही प्राथमिकता दी जाती है। जीवीए केवल और केवल विश्लेषण करने के काम आता है, जिसका अपना एक महत्व होता है, बाकी इसका कोई प्रयोग नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी है जीडीपी और उससे जुड़े हुए मसलों की। अगली क्लास में अपने एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।